तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा। अभी मैं आपको पूरा समराइज करता हूँ कि अब तक हमने 3-4 दिनों में क्या सीखा इस चैप्टर में, ठीक है। जो भी सीखा है बहुत एकदम बेसिक बेसिक बातें सीखा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आपको यही बात बताने के लिए 2 क्लास 3 क्लास ले लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यही बात प्रूफ करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट समझा दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना ही आरएनए, ना ही प्रोटीन, ना ही कार्बोहाइड्रेट और ना ही लिपिड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मोस्ट ऑफ, ठीक है। फाइनली ये बात निकल के आती है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट्स से। तो ये सब बात जब हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा कि हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, और हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमने कहा कि हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को गौर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो हमने आपके न्यूक्लियोटाइड के सारे कंपोनेंट को समझाया। उसमें न्यूक्लियोसाइड होता है, अच्छा ज्योति ने ये क्लास आ गई हाँ। तो हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है और फास्फोरिक एसिड मतलब फास्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। ये ज्योति का याद आया कि इसका क्वेश्चन है एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, ठीक है। अभी इसको हम लेंगे, मॉड्यूल डिस्कशन होगा तब इसको बताएंगे अभी। तो मैंने आपको ये समझाया था कि डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेचर फास्फेट ग्रुप की ही वजह से रखता है, H3PO4, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी उसी की वजह से होता है, ये बात मैंने समझा दिया था। इसके बाद हमने कहा था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें जो न्यूक्लियोसाइड वाला पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड वाला पार्ट है, उसमें 2 चीजें, एक तो क्या है मैंने समझा नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर, वो 2 प्रकार का, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। और फिर नाइट्रोजन बेस भी 2 प्रकार का, प्यूरिन पायरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन गुआनिन, वो डीएनए आरएनए दोनों में होता है। पायरिमिडिन 3, साइटोसिन थायमिन यूरासिल। साइटोसिन दोनों में, थायमिन केवल डीएनए, यूरासिल केवल आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज शुगर केवल डीएनए में, राइबोज शुगर केवल आरएनए में। इस सब बातें आपको अब आनी चाहिए, बड़बली पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तब जाके हमने एक न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस देख लिया कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ता है। देखिए यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है वो है शुगर, पेंटोज शुगर। वो अपना कार्बन देता है 5वां कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड बनाने के लिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और वो अपना पहला कार्बन देता है नाइट्रोजनस बेस को, और नाइट्रोजन बेस अगर प्यूरिन रहता वो अपना 9th नाइट्रोजन, पायरिमिडिन रहता फर्स्ट नाइट्रोजन देगा, बनेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होगा। अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड को आप पॉलीमराइज करोगे बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और जब फॉस्फोएस्टर लिंकेज मिले बनेगा तो आप ऐसा गौर कर पाओगे कि लास्ट वाले और फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के बीच में जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उन सभी के फॉस्फेट ग्रुप 2 एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं दोनों साइड, इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेगा, 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला। यही तो सिखाया है हमने अब तक आपको। फिर हमने आपको ये सिखा दिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा तो 1 एंड 5 डैश एंड और 1 डैश 3 डैश एंड कहलाएगा। 5 डैश एंड वो होगा जहां फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, और 3 डैश एंड वो होगा जहां OH पार्ट फ्री होगा। 5 डैश एंड वो पार्ट है जहां फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। मैंने कहा ना आप इससे याद रखिए ना, फॉस्फेट, फॉस्फेट पीछे यहीं पे 5 मतलब 5 डैश एंड फॉस्फेट, इसी में एफ भी आपको प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा, मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही मैंने भी याद रखा है। तो 5 डैश एंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड वही 5 डैश एंड है जहां फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, बाकी इसका सब कुछ उल्टा है 3 डैश एंड। मैंने आपको समझाया भी था जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है तो डायरेक्शन हम लोग बताते हैं 5 डैश टू 3 डैश, क्योंकि पॉलीमराइजेशन इसी तरीके से हो रहा है। हर आने वाला नया न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड जो भी है उसके 3rd कार्बन से अटैच हो जाता है, और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 डैश एंड फ्री रहता है, इसलिए उसको 3 डैश बोलते हैं। इतना तो हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, ये मैंने समराइज करा है जो भी अब तक हम लोग पढ़े हैं तक। अब ये पूरे चैप्टर का बेस तैयार हो गया, अब हम लोग आगे कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फाइनली क्या, न्यूक्लिक एसिड। अभी तक तो हम लोगों ने मेनली किसका स्ट्रक्चर समझा है, न्यूक्लियोटाइड का। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। अब मैं बताऊं बच्चों आपको कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 प्रकार का होता है। अच्छा अगर कोई बोले व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड तो आप क्या बोलोगे, बोलो आप तो सीख चुके हो ना, पॉलीमर ऑफ
न्यूक्लियो 1 सेकेंड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, और अब आप समझ चुके हो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो उसकी बातें नहीं करने वाले। तो बेसिकली आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर तो आप न्यूक्लिक एसिड का समझ ही चुके हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो भाई सब 2 टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये 2 टाइप के किस बेसिस पे होते हैं, तो सुनेगा ध्यान से। 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, 2 टाइप्स न्यूक्लिक एसिड। किस बेसिस पे भाई, 3 बातों के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ 3 बातें, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन, एंड केमिकल कंपोजिशन। इन 3 बातों के बेसिस पर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एकदम इजी सा। इसका फुल फॉर्म मैंने समझा दिया आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, लेकिन आप लोग एग्जाम में मत लिखना, मैंने फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिखाने के लिए लिख दिया यहाँ पे कैपिटल। आप लोग एग्जाम में मत लिखना, बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से डीएनए निकल रहा है, यहाँ से आरएनए निकल रहा है। इस डीऑक्सी का मतलब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। यहाँ पे शुगर कौन सा है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस को जोड़ के क्या बना लेगा, एक न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीमर बना लेंगे, उसी को न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। आगे वर्ड डीऑक्सी इसलिए लगा है, ये भी पूछा जाता है, द नेम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इटसेल्फ प्रेजेंट। तो इसके बारे में ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्रेजेंट कर रहा है कि इसमें शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, क्लियर। और राइबोन्यूक्लिक एसिड इटसेल्फ, यहाँ राइबो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें शुगर राइबोस शुगर। स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया आपको, और वो स्ट्रक्चर आना चाहिए, बायोमोलिकुलर वाले चैप्टर में दिया भी है, ठीक है। तो ये सब बातें जब हमने समझा दिया, तो अब आप समझ चुके हो कि कुल मिला के हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, डीएनए और आरएनए। तो देखिए, पहले आपसे ये पूछेगा कि भाई न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का, डीएनए आरएनए, किस बेसिस पे। आंसर इज स्ट्रक्चर, दोनों का अलग अलग होगा, फंक्शन और केमिकल कंपोजिशन। तो आइए आज हम पहला स्टार्ट करते हैं पढ़ना डीएनए। आज हम स्टार्ट करते हैं डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पहला पॉइंट बताइए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, इसके बारे में अगर पहला पॉइंट बोलना चाहेंगे तो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप बोलोगे, अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये बात मैंने पहले ही सिखाया है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे शुगर कौन सा है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे शुगर कौन सा है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसको बोल रहे हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, उसी का पॉलीमर है डीएनए। पता है इसको कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। देखिए एक बात समझिए, हर बायोमोलिक्यूल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बायोमोलिक्यूल अपने आप में इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको वीवीआई इसीलिए बोलते हैं हम लोग सेल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये जो है एक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लेके जाता है, और ऐसा काम कोई और नहीं करता। ना ही ऐसा काम प्रोटीन करता है, और ना ही ऐसा काम लिपिड करता है, और ना ही ऐसा काम मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेन में आरएनए कर पाता है। और ऐसा काम मेनली करता कौन है फिर, तो डीएनए करता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला पॉइंट इसके बारे में आप क्या लिखोगे, अगला पॉइंट ही इसके बारे में क्या होगा, इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज
जेनेटिक मटेरियल इन ऑलमोस्ट, मैंने वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट, इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज किया आप समझ चुके होंगे। कुछ ऐसे वायरस हैं जहां पर वो एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं। क्यों भाई, कौन वायरस है वो? एक तो नाम सुना ही आपने, राइबो वायरस। भाई साहब उसमें जो होता है, राइबो वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आरएनए होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। यस सर रेट्रो वायरस है। क्या हो रहा है? नहीं समझे क्या? रेट्रो वायरस है। दोनों में रेट्रो वायरस एंड राइबो वायरस, बहुत रेट्रो वायरस एंड राइबो वायरस, ये सबके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आई थिंक कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। राइबो वायरस, एक मिनट रुक जाइए, आपके नोट्स में यहाँ पे राइबो वायरस ही तो लिखा है, ठीक तो है। राइबो वायरस और रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसमें राइबो वायरस में और रेट्रो वायरस दोनों में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोनों में। रेट्रो वायरस आपके नोट्स में नहीं लिखा है, राइबो वायरस लिखा है, लेकिन जब मैं आपको आरएनए पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि आरएनए का मेनली काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है आगे ट्रांसलेशन में, लेकिन कहीं कहीं आरएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वहां पे रेट्रो वायरस का भी एग्जांपल बताऊंगा। तो कुल मिला के दोनों ही एग्जांपल तो हो गया। ये वाला नोट्स में यहाँ नहीं लिखा हुआ है डीएनए वाले सेक्शन में, कोई बात नहीं, आप राइबो वायरस यहाँ लिखा हुआ है, रेट्रो वायरस यहाँ पे लिख लो, नहीं तो आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आरएनए में। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, मैंने लगा ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और ऐसा प्रूफ भी हमने किया है। कैसे? हर्षित चीज एक्सपेरिमेंट से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, अब आते हैं डीएनए के बारे में, और जो पॉइंट आएगा कि सबसे पहले बात की डीएनए का लोकेशन क्या है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लोकेशन और डीएनए का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज की इसका शेप कैसा होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर या शेप जैसा बोल लीजिए आप। ठीक है, देखिए जब आप इसके लोकेशन के बारे में बात करते हो ना, तो आपको अलग अलग बातें करनी पड़ेगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से अलग अलग। हाँ, आप इसके लोकेशन के बारे में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग बातें करोगे, ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर सेम जगह डीएनए, नहीं। अगर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो वहां पर डीएनए साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि वहां तो कोई न्यूक्लियस है नहीं। लेकिन रीवा बताएगी, अगर हम यूकैरियोटिक सेल का बात करेंगे तो वहां पे डीएनए का लोकेशन क्या होगा, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो वहां पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं मिलता है? सर यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अब बोल रहे हैं आप न्यूक्लियोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म काट दें? सर साइटोप्लाज्म में भी तो। आंसर इज बोथ, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी मिलेगा, बताता हूँ कैसे। साइटोप्लाज्म में 2 सेल ऑर्गेनेली हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सेल में पढ़ाया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है, और ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये दोनों साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ना कि न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तो अपना डीएनए होता ही होता है। तो कई बार हम लोग, पता है, सुनिएगा ध्यान से, कई बार हम लोग साइटोप्लाज्म के डीएनए को जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं इसको बोल देते हैं कई बार हम लोग साइटोप्लाज्मिक डीएनए, राइट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनली डीएनए, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऐसा थोड़ी है कि रैंडमली मिल रहा है, तो इसको मोर करेक्टली क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनली डीएनए। ये सब बात आप अगर नोट्स में लिखना तो लिख लेना, ऑर्गेनली डीएनए। और यहाँ जो डीएनए मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोमल डीएनए, क्योंकि क्रोमोजोम के फॉर्म में मिलता है, आपको पता है, क्रोमोजोमल डीएनए। हालांकि जब न्यूक्लियस होता है तो क्रोमोजोम नहीं होता है, बात मैंने आपको समझाया है, लेकिन उसी से तो क्रोमोजोम बनता है आगे। क्रोमोजोमल डीएनए जो क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में होता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर दोनों ही जगह मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। चलिए अगला, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है, हाँ सर्कुलर होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है, कोई बताएगा क्या होता है, सर्कुलर या लीनियर? दोनों। दोनों।
क्योंकि जो क्रोमोसोमल डीएनए है ना ये लीनियर होता है, ये लीनियर होता है, ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ये ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड वाला डीएनए वो सर्कुलर होता है, वो सर्कुलर होता है। कितनों को ये पांचों पॉइंट क्लियर है? ये बेसिक पॉइंट है डीएनए के बारे में, ये पांचों पॉइंट एकदम बेसिक पॉइंट है। और बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दीजिए, डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। 5 नंबर में 2 नंबर में किधर भी आ जाता है, तो 5 नंबर में सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप, डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल बिकॉज इट इज जेनेटिक मेटेरियल इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब फ्रेम होता है, कहाँ डीएनए जेनेटिक मैटर नहीं है, दोनों आंसर होगा। और भी है, एक दो और भी बताऊंगा आगे, ठीक है। लोकेशन साइटोप्लाज्म में मिलेगा, प्रोकैरियोट में, यूकेरियोट में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में मिलेगा। स्ट्रक्चर सर्कुलर इन प्रोकैरियोट, सर्कुलर एंड लीनियर इन यूकेरियोट। सर्कुलर का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए सर्कुलर होगा, और लीनियर कहाँ होगा, क्रोमोसोमल डीएनए जो न्यूक्लियोप्लाज्म में। दैट्स इट, ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। वन टू थ्री क्लिक। चलिए अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिएगा, अभी तो आपको हम बताएंगे स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो टैक्सोनॉमी में, तो क्या पढ़ते हो, बहुत सारे साइंटिस्ट आए क्लासिफिकेशन देने के लिए, लेकिन फाइनली हिट तो कौन हुए, आर एच व्हिटेकर। आज दुनिया उसी के क्लासिफिकेशन को मानती है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, सही बात है दुनिया आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन को मानती है, लेकिन क्या केवल आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन को मानती है दुनिया? नहीं, बाकी को अगर नहीं मानती तो हम पढ़ते क्यों? बाकी का भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन है अपने अपने टाइम पीरियड में, टेक्नोलॉजी का अपना लिमिटेशन होता है। हो सकता है आज मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ इससे बेहतरीन कल को कोई और भी आके पढ़ाए, मेरी टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन, किसी और का टेक्नोलॉजी जब आएगा जमाना आगे तो उसकी अपनी एक एडवांटेजेज होगी। तो समय टू समय समय बदलता है, चीजें बदलती है, हर कोई अपने जगह पर बेस्ट होता है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझाने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, कई सारे साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, लेकिन फाइनली जो हिट हुआ वाटसन एंड क्रिक का मॉडल हिट हुआ है, वो हम कल समझेंगे, बहुत तसल्ली से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। 1953 में वो हिट हुआ, नोबेल प्राइज भी मिला उनको इन बातों के लिए। 3D मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं वो वाटसन एंड क्रिक। तो ऐसा नहीं है, देखिए वाटसन एंड क्रिक को जो आइडिया आया है, पिछले वाले जितने फ्लॉप मॉडल है उनसे कुछ आइडिया आया, तब जाके वो 1953 में हिट हुए। और उनके आते आते तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था मार्केट में, तो हिट तो होना लाजमी था, बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी आ गया था डीएनए को देखने के लिए, लेकिन उससे पहले तो कुछ बढ़िया फैसिलिटी ही नहीं था, ठीक है। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है, पता क्या, ये बहुत बेसिक सा सवाल है और लोग इसका जवाब पता नहीं क्या क्या देते हैं। सवाल ये है, अभी मैं आपको जब स्ट्रक्चर में कई सारे मॉडल बताऊंगा, कल बताऊंगा फाइनली किनका मॉडल, वाटसन क्रिक का। तो फाइनली देखिए 1953 में वाटसन एंड क्रिक का मॉडल हिट हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को यही एक्सप्लेन करता है। लेकिन एक बात बताइए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, मतलब डीएनए की डिस्कवरी अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड ही तो डीएनए, उसकी डिस्कवरी कब हो गई थी, कोई बताएगा? 1869 में, 1869 में, याद कीजिए मेस्टर साहब, अरे न्यूक्लिन याद आया, देन अल्टमान, इसके बाद आए, लेकिन इससे पहले। तो सवाल ये है, एक बेसिक सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है या एग्जाम्पलर में होगा कि 1869 में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता लग गया, डीएनए का एसिडिक नेचर बता दिया अल्टमान ने। उसके बाद 1953 में जाके उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पता लगा पाए। कितना समय लग गया, लगभग जोड़ो तो लगभग 70 साल के आसपास, क्या 70 साल के आसपास तो लगे गया, 50 84 हाँ ठीक, सॉरी 84 ईयर्स लगभग लग गया। क्या लगता है
84 ईयर्स बैठ के साइंटिस्ट लोग झाल बजा रहे क्या? झाल बजा रहे थे क्या? या आपकी तरह नशा कर रहे थे बैठ के? हैं? नहीं, आपको क्या लगता है ये 84 साल तक साइंटिस्ट लोग बैठ के हवा खा रहे थे, हवा पी रहे थे? क्या लगता है आपको क्यों नहीं ढूंढ पाए स्ट्रक्चर? आंसर एक बात, एक वर्ड में आंसर है, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन थी भाई, नहीं थे उतने टेक्नोलॉजी। कब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? पता है किसी को? सेल में बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया है? 1950 में। 1950 स्कोप 1950 में आ गया था, याद है? और पता है आप एक चीज गौर करना, सेल के अंदर का ज्यादातर स्ट्रक्चर का जो बढ़िया मॉडल है, बढ़िया थ्योरी है, 1950 के बाद का है। गौर क्यों कभी आप पूरी बायोलॉजी में, सेल मेम्ब्रेन, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये जितनी भी बातें हैं ना, अब और भी चीजें आप आगे पढ़ोगे, ये जितने भी चीजें स्ट्रक्चर हम बढ़िया से बता पाए, हम मतलब साइंटिस्ट, ये सब 1950 के बाद का है। और मैंने आपको समझाया भी था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है, छोटी से छोटी चीजों को जूम करके दिखाता है, बहुत इनलार्ज कर देता है, यही तो उसकी खूबसूरती है। तो 1953 में मॉडल आया, आप समझ चुके होंगे क्यों। 1950 में जब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वाटसन क्रिक को एक एडवांटेज मिला चीजों को ढंग से देखने के लिए। तो लाजमी था यार, हिट होना तो लाजमी था ना। मैंने कहा ना, सब समय का एक पहलू है भाई, ये समय है। आज हमारे पास जो चीज है, हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास इससे 4 गुना ज्यादा चीजें हो, और जो हमारे पास है, हमारे 4 गुना पीछे वाले पूर्वजों के पास इतना चीज नहीं था। हमारे 4 गुना पीछे वाले पूर्वज क्या इस तरीके से पढ़ा सकते थे? बोलिए, 4 गुना छोड़िए, 1 गुना पीछे पूर्वज चले जाइए, 4 गुना छोड़िए, क्या हमारे फादर, आपके फादर लोग इस तरीके से पढ़ा पाए होंगे? संभव है? मुझे नहीं पता अक्टूबर के बाद में पटना में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैंने पहले भी बोला सभी को, लेकिन आपकी क्लासेस बंद नहीं होगी, ये मैंने सभी को गारंटी दिया है। आप सोच लो ऐसा गारंटी मैंने कैसे दिया? मुझे पता है कि अब ये टेक्नोलॉजी आ गया मार्केट में तो जा नहीं सकता है, इससे और बेहतरीन हो सकता है 1-2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। हो सकता है मैं ये बदल दूं, हो सकता है मैं ये बदल दूं, जो ये इस पे लिख रहा हूं भी मैं, यही देखो ये बोर्ड होता है, इसी पे लिखते हैं हम लोग। हो सकता है इससे भी बढ़िया बेहतरीन चीजें आ जाए, लेकिन क्या जो अभी जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये तरीका फ्लॉप है क्या? फ्लॉप थोड़ी है, ये अभी के समय का सबसे हाईएस्ट है यार, इससे बढ़िया कोई बोर्ड ही नहीं है मार्केट में जो पेन टाइप पे मैं लिख रहा हूँ। तो अभी के समय का बेस्ट है, मैं यूज कर रहा हूँ व्हाट्स। हाँ, अब आप बोलोगे सर तब तो 1953 के बाद और भी चीजें एडवांसमेंट हुई होगी, टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा बढ़िया आया होगा, तो उससे भी बढ़िया मॉडल और कोई नहीं बताया। अरे को बात बताओ, जो चीज जैसा है वैसा ही ना बता सकते हो मैक्सिमम यार, जो चीज जैसा है, डीएनए इनफेक्ट ऐसा ही होता है, बाद में पता चला। तो अब और अच्छा टेक्नोलॉजी क्या बताएगा कि नहीं डीएनए भूत भी बन जाता है, डीएनए शैतान भी बन जाता है, यही बताएगा क्या आगे? ऐसा है तो है, फाइनली हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर चुके हैं, तो ये बुद्धि नहीं लगाना है, क्योंकि बुद्धि लगाने लगता है बच्चा। सर अगर 1969 के बाद एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, तो उसके बाद क्या एडवांसमेंट नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है, डीएनए का फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग पता लगा चुके हैं। तो आपसे बस यही सवाल पूछा जाता है बेसिकली कि इतने समय क्यों लग गए डीएनए के स्ट्रक्चर को पता करने में, जबकि डीएनए की डिस्कवरी मतलब कि उसके एसिडिक नेचर वगैरह सब पता लग गई थी 1869 के आसपास। फिर जाके 1953 में लगभग एक सदी बीत गया। तो आंसर इस एक सिंपल लाइन में आंसर है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? हाथ करके जल्दी से। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बीच में कई सारे और भी साइंटिस्ट आए, 1953 के पहले कई सारे और भी साइंटिस्ट आए, लेकिन उन सभी साइंटिस्ट के बारे में जानना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। केवल 2 साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, एक होगा 1910 वाला और एक होगा 1952 वाले साइंटिस्ट, बस। अच्छा एक और लेंगे बीच में, 1950 वाले, 3 बस 3।
ये जो 1910 वाले हैं ये हैं PA लेविनी, लेवनो मोबाइल मत बोल देना, PA लेविनी, ठीक है। और ये 1950 में आएंगे एडविन चारगाफ, चारगाफ। और 1952 में आते हैं फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। अब आप बोलोगे सर ये तीनों साइंटिस्ट याद रखने हैं क्या? सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए बायोमोलिकुलर में मतलब कि इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जितने भी साइंटिस्ट हैं इंपॉर्टेंट है। मैं नोट्स में एटलीस्ट जितने बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मिस्र का नाम मैंने बताया था, याद कीजिए। कई बार तो आपको साइंटिस्ट का नाम लिख के बोल देगा अरेंज कीजिए। 1869 में मिस्र आ गए थे, उसके बाद आए थे अल्टमान। इसका ईयर मैंने नहीं बताया, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताया। देन आए PA लेविनी, देन आए एडविन चारगाफ, देन आए फ्रैंकलिन विल्किंस, और देन फाइनली जो हिट किए हैं वो कौन है? वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। तो क्या ये सीक्वेंस सभी को पता चलेगा? डीएनए के हिस्ट्री के बारे में सभी को पता चल गया? ये सीक्वेंस क्या है, कहानी कहां से कहां जाके रुकी है? अरे बोलिए, कोई कंफ्यूज भी होंगे? तो ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। 1869 से कहानी स्टार्ट होती है, 1953 में जाके कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इनकी बातें तो हम कर चुके हैं, इनकी बातें हम कर चुके हैं। इनका यह क्या योगदान था? बस इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो मैंने न्यूक्लियस से जो पस सेल है उसके न्यूक्लियस से कुछ ऐसा निकाला है जिसको मैं न्यूक्लियन बोल रहा हूँ। अल्टमान साहब ने बोला कि उस न्यूक्लियन का केमिकल नेचर एसिडिक होता है। अब आते हैं PA लेविनी का काम देख लेते हैं, तब देखेंगे चारगाफ साहब का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में ही पहला साइंटिस्ट PA लेविनी। इनका हमने बता दिया 1910 में इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया है। इनके बारे में बस एक लाइन बोलूंगा मैं, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ बायोलॉजी में काम जो होता है साइंस में 3-4 लेवल पे होता है। आप कोई भी चीज को स्टडी करिए, हाइपोथेसिस दीजिए, अगर वो चीजें थोड़ी बहुत और ऑथेंटिक लगे कंक्लूजन निकाल के दे दीजिए। कंक्लूजन अगर उससे ज्यादा ऑथेंटिक लगे, अगर आपकी हाइपोथेसिस कंक्लूजन दोनों को दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप प्रिंसिपल बनाइए। और अगर प्रिंसिपल आप जिस चीज के लिए दे रहे हैं अगर वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है तो लॉ बन जाता है। ये साइंस का रूल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मन में आए सोच के उठे लॉ दे दिए, क्यों सोच के उठे मन में आए प्रिंसिपल दे दिए, ऐसा नहीं होता। साइंस में सब चीज सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। तो ये जो PA लेविनी साहब थे उस टाइम 1910 की बात है, ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थे नहीं 1953 के तुलना में। तो इन्होंने डीएनए के बारे में बस एक हाइपोथेसिस दिया है और उस हाइपोथेसिस का नाम है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस क्या भाई? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का समझ रहे हो ना? इनको ऐसा लगता है, ऐसा है कि नहीं पता नहीं, इनको ऐसा लगता है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब जो डीएनए होता है ना, डीएनए में बेसिकली एक यूनिट होता है जिसको हम बोलेंगे टेट्रा, उन्होंने बोला ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिनको हम बोलेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट। क्या बोलेंगे? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट। और उन्होंने बोला कि टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट यहाँ पे देखने से लग रहा है मतलब ये 4 न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, ओके। और आपको पता है कि डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन होते हैं? अरे पता होगा ना, ऐसा 4 न्यूक्लियोटाइड जिसमें नाइट्रोजनस बेस अलग अलग हो, और आप चारों न्यूक्लियोटाइड का नाम लिख सकते हो। अतिक बोल पाओगे चारों न्यूक्लियोटाइड का नाम? जल्दी बोलो, जल्दी। रिभा? सर एडेनिन। अरे अब हॉट, हम नाइट्रोजनस बेस का नाम नहीं पूछ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड। हाँ न्यूक्लियोटाइड का नाम पूछ रहे हैं। ये नए वाले बच्चे ने पहले कंफ्यूज हो गए, भोंट भोंट का मतलब क्या, पहले ये क्लियर कर दीजिए, वो सब तो समझ में आ जाएगा। पुराने बच्चे तो समझ ही रहे हैं। ये कह रहे कहीं मास्टर गाली वाली तो नहीं दे रहा भोंट भोंट बोल के? अरे नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड गाली तो दूंगा नहीं यार। भोंट का मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब समझते हो क्या होता है?
पुराने बच्चों को बता रखा है इसका मीनिंग में। देखिए इसका मतलब होता है, एक होता है भोंट और एक वर्ड होता है ठूंठ। ये मतलब कि शुद्ध हिंदी भाषा है, राजस्थान में ज्यादा यूज किया जाता है। भोंट का मतलब होता है जिसके पास अकल होता है, बुद्धि होता है, लेकिन सही समय पे अप्लाई नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं भोंट। एक होता है ठूंठ, जिनके पास अकल होता ही नहीं है, जिनके पास अकल होता ही नहीं है। अब देखो नए बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू सर आपने भोंट बोला, ठूंठ नहीं बोला, ठीक है। तो शुक्र करो अभी तक मैंने आपको भोंट ही बोला है, ठीक है। मतलब अकल है आपके पास, सही समय पे लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। शुक्र करो मैंने अभी आपको ठूंठ नहीं बोला है। ठूंठ बोलता है जिसको दिमाग ही नहीं है, बेदिमाग। और इसके पास दिमाग है लेकिन सही समय पे लगा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के जुड़ने से। और जहाँ बात कल हमने सिखाया था, याद कीजिए, पहला था डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, याद आया कुछ? अरे बोलो sir. भोंटो। अगला यस सर। डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, सोन डीऑक्सी सैटिडेलिक एसिड, डीऑक्सी हेमिडेलिक एसिड, याद आया? तो ऐसा PL11 को लगता था कि यही चारों न्यूक्लियोटाइड पहले जुड़ के, यही चारों न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ जाता है, ध्यान दीजिए, यही चार अलग अलग न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपस में ऐसे जुड़ जाता है, ओके। और ये एक यूनिट बनता है और इस यूनिट को वो बोल रहे हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट, ओके। और उनका कहना है कि ऐसा कई सारा यूनिट फिर बनता है, ऐसा कई सारा यूनिट फिर बनता है और तब जाके एक डीएनए तैयार होता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब डीएनए पढ़ लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट। तो ऐसा उनको लगता था कि टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट मतलब कि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें किसके बारे में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो वो 4 टाइप के होते हैं, वही मिलकर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाते हैं और उसी से डीएनए बनता है। ऐसा कहना है PL11 का। इससे ज्यादा और इनके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। ये PL11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इंपॉर्टेंट तो चारगाफ है और वाटसन और फ्रैंकलिन साहब है, विल्किंस और फ्रैंकलिन, और देन वाटसन एक। तो पहले हम समझते हैं अभी चारगाफ का रूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, हालांकि फ्लॉप है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अतीक, नो सर। ज्योति, No, sir. नवीन, नो सर। निशा, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और इससे आगे बात करते हैं चारगाफ से।